हेलो दोस्तों, मैं रणजीत चौधरी आपका स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पे, जहां हम लोग बातें करते हैं केवल केवल और केवल फिजिक्स की। कभी कभी हम लोग शायरी भी करते हैं। ज़रूरी है मेरे भाई, ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं। हम लोग आज बात करेंगे गैलीलियन इनवेरियंस की, यानी कि गैलीलियन निश्चलता की। जी हाँ, हमको दोनों को साथ लेके चलना है। इंग्लिश मीडियम वाले भी, हिंदी मीडियम वाले भी, सब आपस में भाई भाई हैं, किसी को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। गैलीलियन तो थोड़ा सा कॉपरेट करेंगे, हिंदी मीडियम वाले भी कॉपरेट करेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले भी थोड़ा सह लेंगे। ठीक है, क्या अलग अलग दोनों के लिए वीडियो बनाना तो पॉसिबल नहीं है यार। ऐसा तो नहीं है कि इंग्लिश मीडियम के लिए सेपरेट वीडियो बनाया जाए, हिंदी मीडियम के लिए सेपरेट वीडियो बनाया जाए। इतना नहीं हो पाएगा, मुश्किल हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग इसी में कोशिश करेंगे थोड़ा सा मिला जुला इंग्लिश और मिला जुला हिंदी लेके चलें। वैसे भी ये फिजिक्स है, लैंग्वेज तो है नहीं, तो आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए और थोड़ा कॉपरेट करिए, ठीक है। गैलीलियन इनवेरियंस यानी कि हो जाएगा गैलीलियन निश्चलता। गैलीलियन निश्चलता, गैलीलियन निश्चलता। अगर आपको गैलीलियन निश्चलता मीन्स इस टॉपिक को समझना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या था। और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, जाइए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को समझिए और फिर आइए। मैं आपको यहीं मिलेगा, मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं यहीं मिलेगा, हम यहीं हैं। ठीक है, तो गैलीलियन इनवेरियंस की बात करेंगे और ये बात आप गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही करोगे। अब देखिए, पहले मीनिंग को समझ लेते हैं, जो शब्दों का जो अर्थ है इसको समझ लेते हैं। निश्चलता, चर में जो बदलता है, निश्चल में जो नहीं बदलेगा। हाँ जी, मैं नहीं बदलेगा, बदलेगा सारा जमाना लेकिन मैं नहीं बदलेगा। यही वादे तो हम करते हैं, लेकिन वादे का क्या है भाई, वादे तो तोड़ दिए जाते हैं। तो यहाँ पे लेकिन गैलीलियन जो इनवेरियंस है, अच्छा वेरी मीन्स होता चेंज होना, बदलना। इनवेरी मीन्स नहीं बदलेगा, नहीं, हाँ मैं नहीं बदलेगा। तो गैलीलियन इनवेरियंस, गैलीलियन निश्चलता, हम लोग ऐसी भौतिक राशियों की बात करेंगे जो गैलीलियन के अकॉर्डिंग, यानी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में जिनको माना गया है कि ये चीज़ें बदलती नहीं है। हाँ, और हम लोग क्या बार बार बदलना कर रहे हैं, कौन बदल रहा है कौन नहीं बदल रहा है, हम लोग बार बार किस बदलने की बात कर रहे हैं। देखिए, जब आप गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन समझोगे तो वहाँ समझ में आता है कि अगर आपके पास दो जड़त्वीय निर्देश फ्रेम हैं और अगर कोई ऑब्जर्वर एक निर्देश फ्रेम पे है और दूसरा ऑब्जर्वर दूसरे निर्देश फ्रेम पे है, तो वही एक कण के जो निर्देशांक होंगे दोनों ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग होंगे, दोनों प्रेक्षकों के लिए अलग अलग होंगे, और उन्हीं निर्देशांकों में संबंध स्थापित करने का काम ही तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन करता है। उन्हीं दो निर्देशांकों में संबंध स्थापित करने का काम ही किसका है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं गैलीलियन इनवेरियंस की। जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है वो तीन परिकल्पनाओं पे आधारित है और वही है गैलीलियन इनवेरियंस। जिन तीन परिकल्पनाओं की बात होती है, अब ये परिकल्पना क्या होता है, पोस्टुलेट्स, जो हमने चीज़ें मान रखी हैं कि मीन्स जब हम लोग कोई डिराइव करते हैं, कोई डेरिवेशन करते हैं, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये है, ऐसा है, उसके बेसिस पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो गैलीलियन इनवेरियंस में ये जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है वो आधारित है तीन परिकल्पनाओं पर, 3 पोस्टुलेट्स पर डिपेंड है, और उन्हीं पोस्टुलेट्स को हम लोग बोलते हैं गैलीलियन इनवेरियंस, यानी कि गैलीलियन निश्चलता। बदलेगा रंग जमाना पर तुम नहीं बदलना। जी हाँ, यह वही बात होने वाली है। तो आप समझ गए हैं गैलीलियन निश्चलता। अब देखिए, गैलीलियन जो रूपांतरण है वो 3 परिकल्पनाओं पर आधारित है और मैं उनको लिखने वाला हूं, और वही होंगे गैलीलियन इनवेरियंस, गैलीलियन निश्चलता। देखिए, तो पूरा लिखना पड़ेगा क्या, गैलीलियन रूपांतरण। आप फॉरवर्ड कर सकते हैं चाहें तो, नहीं तो अगर मेरे साथ रहना है तो चलिए मेरे साथ। गैलीलियन रूपांतरण निम्नलिखित 3 परिकल्पनाओं पर आधारित है। निम्नलिखित 3 परिकल्पनाओं पर आधारित है।
बिल्कुल आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग थ्री पोस्टुलेट्स। थ्री पोस्टुलेट्स। नंबर 1 इज, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, दिल थाम के बैठेगा, कलर चेंज कर देता हूं आपके लिए, केवल और केवल आपके लिए। नंबर 1, चलिए मैं यहां पे एग्जांपल से समझाऊंगा आपको। ये रहा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसको मैं नाम दे दिया है एस, और ये होगा मेरा दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये ओ ऑब्जर्वर यहां पे, ओ डैश यहां पे, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये एक्स डैश, ये वाई डैश और ये जेड डैश। क्लियर? ये ओ ऑब्जर्वर है, ओ डैश ऑब्जर्वर, यहां पे एक कण है पी। तो अगर आप इस वाले एस और अच्छा ये एस डैश हो जाएगा। अगर आप एस निर्देश फ्रेम के लिए देखोगे तो उसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए एक्स वाई जेड है। ओ डैश के लिए कितने हो जाएंगे? एस डैश के लिए हो जाएंगे एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। कोऑर्डिनेट बदल जाएगा, कोऑर्डिनेट बदल जाएगा। तो अब देखिए पहला पोस्टुलेट क्या है, पहला परिकल्पना क्या है कि किसी एक बिंदु पर होने वाली घटना निर्देश फ्रेमों पे बिल्कुल निर्भर नहीं करती। क्लियर है ये मैं क्या बोल रहा हूं? कि मान लीजिए बिंदु पी है, कोई कण है, वहां पे कोई घटना घटित हुई है, कोई भी कांड हो गया, तो उस कांड का जो समय है, कोई भी घटना घटित हुई है, जो कांड हुआ है वो कांड बिल्कुल भी एस और एस डैश मीन्स निर्देश फ्रेमों पे निर्भर नहीं करेगा। यानी कि उस कांड का समय है एस और एस डैश के लिए अलग अलग नहीं होगा, एक ही होगा। मान लीजिए कि उस घटना का समय एस के लिए टी है और एस डैश के लिए मान लीजिए टी डैश है, तो ये दोनों बराबर होंगे। फिर से थोड़ा मोर स्पेसिफिक, मैं थोड़ा और अच्छे से समझा रहा हूं आपको कि किसी एक बिंदु पर घटित होने वाली घटना का समय निर्देश फ्रेमों पर निर्भर नहीं करता। द टाइम ऑफ दैट इंसिडेंट डजंट डिपेंड अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर निर्भर नहीं करेगा। मीन्स अगर एक प्रेक्षक यहाँ पे है, एक प्रेक्षक यहाँ पे है, मीन्स ऑब्जर्वर ओ डैश, उस पी पे कोई घटना घटित हो गई, कोई भी घटना घटित मतलब ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़ा ही हो रहा है, कोई भी हो रहा है, कुछ भी एक्टिविटी वहां पे हो रहा है, कोई भी क्रिया चल रही है, तो इस ओ के लिए भी समय वही रहेगा, ओ डैश के लिए भी समय वही रहेगा। यानी कि अलग अलग निर्देश फ्रेमों के लिए वहां पे समय अलग अलग नहीं होगा। गैलीलियन इनवेरिएंस, ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की परिकल्पना है। और आगे आप पढ़ोगे, जब आप पढ़ोगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, समय वहां पर निश्चय नहीं है। यही तो कमाल है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। बहुत मजा आएगा, उसको पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्लियर है क्या? नंबर वन क्लियर है क्या कि किसी घटना का समय टी किसी विशेष निर्देश फ्रेम पर निर्भर नहीं करता। मैं लिख दूं क्या इसको? किसी घटना का समय टी किसी विशेष निर्देश फ्रेम पर निर्भर नहीं करता। सब्र रखिए बच्चे, आप भी सब्र रखिए, बता रहे हैं, इंग्लिश मीडियम वालों भी बता रहे हैं कि किसी भी इंसिडेंट का जो टाइम है, द टाइम डजंट डिपेंड अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इट मीन्स इफ वी हैव टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस एंड एस डैश, एंड द टाइम ऑफ दैट इंसिडेंट इज टी फॉर एस एंड टी डैश फॉर एस डैश, देन टी डैश इज इक्वल टू टी डैश। समय निश्चर है, ये आपको बस मान के रखना है। समय निश्चर है, समय इनके अकॉर्डिंग समय निश्चर है, समय वैरी नहीं करेगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बदलने पर समय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये है गैलीलियन की परिकल्पना नंबर 1, पोस्टुलेट नंबर 1। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? अरे यार कोई दिक्कत नहीं है। बदलेगा रंग जमाना पर तुम नहीं बदलना, यही तो है। लेकिन ये भी बदल जाएगा जब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आएगी, जब अल्बर्ट आइंस्टीन की एंट्री होगी, तो ये भी बदल जाएगा। अरे यार जब समय ही बदल जा रहा है तो फिर इंसानों का क्या भरोसा किसी का नहीं। खुद पे भरोसा रख, आंधियों से लड़, तूफानों से पंगा ले,
काफ़ी है, इतना बहुत है। सो टी इज इक्वल टू टी डैश, टी इज इक्वल टू टी डैश। क्लियर है ये? क्या पोस्टुलेट नंबर 1 क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर, आगे बढ़ो आप, रास्ता नापो, आप आगे बढ़ो। नंबर 2, चलिए ये पी का कहानी खत्म। अब मैं ले लेता हूं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ले लेता हूं, मतलब मैं किसी लंबाई की बात कर रहा हूं। ये मैं पोस्टुलेट नंबर 2 पे पहुंच गया हूं, अब नंबर 1 पे मत रहना, नंबर 2 पे आ गए हम लोग। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, मान लीजिए बिंदु P है, ये बिंदु Q है, ठीक है, दूरी देख लीजिए। तो ये जो पोस्टुलेट नंबर 2 है, यानी कि जो परिकल्पना 2 है, ये कहता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी बिल्कुल भी निर्देश फ्रेम पर निर्भर नहीं करती। यानी कि अगर मान लीजिए कि S के लिए, निर्देश फ्रेम S के लिए उन बिंदुओं के बीच की दूरी L है और निर्देश फ्रेम S डैश के लिए L डैश है, तो दोनों बराबर होंगे। L इज इक्वल टू L डैश, L इज इक्वल टू L डैश। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निर्देश फ्रेमों पर निर्भर नहीं करती है। द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स डजंट डिपेंड अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर निर्भर नहीं करता भाई, इनके अकॉर्डिंग ये भी बदलेगा। अरे सब कुछ बदलेगा जब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आएगा, तो ये भी देखोगे कि लंबाई कम हो जाएगा, समय बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। और थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जब वक्त आएगा ना, सब कुछ बदल जाएगा। टेंशन ना ले, हिम्मत रख, लड़ाई कर, लड़ अपने नसीब से, पंगा ले, लोगों से नहीं अपनी किस्मत से जाके लड़ाई झगड़ा मत करना। तो ये तो क्लियर है, समय डजंट डिपेंड अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या याद है? समय फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला मैंने? लंबाई भी निर्भर नहीं करता है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, लंबाई की बात कर रहा हूँ मैं, डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। दो बिंदुओं के बीच की दूरी मीन्स, अगर मान लो मैं एक रॉड ले लेता हूँ, इस रॉड, ये यहाँ से यहाँ तक रॉड ले लिया मैंने, यहाँ रखा हुआ है, तो यहाँ के ऑब्जर्वर के लिए मान लो लंबाई L लग रहा है इसको, यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है उसको अगर L डैश लग रहा है, तो L और L डैश बराबर होंगे, L और L डैश बराबर होंगे। यानी कि गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत लंबाई निश्चय रहती है। लंबाई क्या रहेगी? इसके लिए लंबाई भी निश्चय है। तो लिख लेते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर, इसको इंग्लिश में लिख दूं क्या? नहीं, चलो हिंदी में लिख देते हैं। गैलीलियन रूपांतरण में दो बिंदुओं के बीच की दूरी अर्थात लंबाई निश्चर रहती है, निश्चर रहती है। ये भी हो गया। ये है पोस्टुलेट नंबर 2, दिस इज पोस्टुलेट नंबर 2। ये है परिकल्पना नंबर 2। एक और बच गया है, उसको देख लेते हैं। नंबर थर्ड क्या है? और ये जो परिकल्पनाएं हैं, ये जो पोस्टुलेट्स हैं, यही तो गैलीलियन इनवेरिएंस है। चलिए नंबर 3 पे आ जाते हैं। नंबर 3, अब मान लो कि ये कोई बिंदु है, स्पेस में, समष्टि में कोई बिंदु है, समष्टि स्पेस कोई बोलते हैं हिंदी में शायद। ये बिंदु, वहां पर एक ही बिंदु पर दो अलग अलग समय पर एक ही घटना हो रहा है। समझिए मैं क्या बोल रहा हूं? एक ही बिंदु पर दो अलग अलग समय पर घटना घटित हो रही है। एक ही बिंदु पर, ये बिंदु एक ही रहेगा, कोई भी एक बिंदु है, तो एक ही बिंदु पर दो अलग अलग समय पर कोई घटना घटित हो रही है। तो उस घटना का जो समय अंतर है, मान लीजिए इसको लगता है कि इस वाले ओ वाले ऑब्जर्वर को लगता है कि वो घटना कब तक हुई है, उस घटना का समयांतर डेल टी है, और इसको लग रहा है कि उस घटना का समयांतर डेल टी डैश है, तो वो भी आपस में बराबर होंगे इस परिकल्पना के अकॉर्डिंग। क्या बोल रहे हैं? गैलीलियन रूपांतरण का जो परिकल्पना है, जो नंबर 3 है, वो क्या बोलता है कि एक ही बिंदु पर दो अलग अलग समय में होने वाली घटना का जो समय का अंतर है, वो भी समान ही रहता है। डेल टी इक्वल टू डेल टी डैश। कैसे बोलोगे आप इंग्लिश में? मीन्स कैसे समझोगे आप बच्चा? बिल्कुल ईजी है। द इंसिडेंट or any activity which is happening at a same point at a different time। एक ही बिंदु पर
एक ही पॉइंट पे अलग अलग टाइम पे इंसिडेंट हो रहा है, तो उस इंसिडेंट का जो टाइम इंटरवल है, द टाइम इंटरवल डजंट डिपेंड अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि इसके लिए समय 10 मिनट है, इसके लिए 20 मिनट है। तो ये जो टाइम इंटरवल है, जो समय का अंतर है, वो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर निर्भर नहीं करता। और ये थे गैलीलियन के थ्री पोस्टुलेट्स यानी 3 परिकल्पनाएं। अब थोड़ा और आप थोड़ा समझो कि ये जो गैलीलियन का ट्रांसफॉर्मेशन है, ये गैलीलियन रूपांतरण है, ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। जैसा मीन्स जो दिखता है, जो एक्सपेरिमेंटल हो रहा है, उसके बेसिस पे है, ये उसके बेसिस पे है। जैसे कि मीन्स आप शायद समझ नहीं रहे हो, मैं बोल रहा हूँ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन मीन्स जैसी दुनिया दिख रही है, जो हो रहा है उसको ऑब्जर्व करने के बाद इन्होंने बनाया है। लेकिन जब आप आइंस्टीन की बात करोगे, वो अलग ही लेवल पर जाते हैं। वो अलग ही बोलते हैं कि जब जो हो नहीं रहा है, अगर वैसा होगा तो वहाँ देखेंगे क्या क्या हो सकता है। अरे बहुत ही मजा आएगा, वहाँ देखेंगे क्या होगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो गैलीलियन रूपांतरण है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है, ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, जो भौतिकी के जो मूल नियम है, भौतिकी के मूल नियम, ये लाइन आप याद रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूँ। भौतिकी के मूल नियम सभी निर्देश, सभी नहीं, सभी में सभी जड़त्वीय निर्देश फ्रेमों में एक समान होते हैं। अगर आप गैलीलियन रूपांतरण की बात करो तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, भौतिकी के जितने भी मूल नियम हैं, सभी जड़त्वीय निर्देश फ्रेमों में एक समान होते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि हम लोग 2 जड़त्वीय निर्देश फ्रेमों को गैलीलियन रूपांतरण से मीन्स उनके भी संबंध व्यक्त कर सकते हैं। 2 अगर आपके पास जड़त्वीय फ्रेम है, मीन्स आपके पास 2 इनर्जी, अच्छा इसको हिंदी में बताना भूल गया था क्या। भौतिकी के मूल नियम सभी जड़त्वीय निर्देश फ्रेमों में एक समान होते हैं, मीन्स जो फिजिक्स के जो फंडामेंटल लॉस हैं, द फंडामेंटल लॉस ऑफ फिजिक्स आर इक्वली और आर सिमिलर फॉर द डिफरेंट इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जितने भी आपके इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं, उन सभी में जो फिजिक्स के फंडामेंटल लॉस हैं, फंडामेंटल लॉस वो सेम है, अलग अलग नहीं होंगे। ओके, यानी कि जो फंडामेंटल लॉस है वो क्या है, इनवेरिएंस है, वो इनवेरिएंट है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि इस जड़त्वीय फ्रेम के लिए अलग है, इस इनर्शिया फ्रेम के लिए अलग है, इस वाले इनर्शिया फ्रेम के लिए अलग है, ऐसा नहीं होगा। तो भौतिकी का मूल नियम सभी जड़त्वीय निर्देश फ्रेमों में एक समान होते हैं। ठीक है, ओके। और हम लोग जितने भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लोगे आप, जितने भी हों, तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जो क्वांटिटीज हैं, उनके बीच में आप संबंध कैसे व्यक्त करते हो, बाय गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, उससे संबंध व्यक्त करेंगे हम लोग। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भौतिकी के जो मूल नियम हैं, भौतिकी के जो मूल नियम होंगे वो 2 जड़त्वीय निर्देश फ्रेमों के लिए जिसको आपने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से व्यक्त किया है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि गैलीलियन रूपांतरण से व्यक्त किया है, वो इनवेरिएंट होगा। ठीक है, तो जिन भी 2 जड़त्वीय निर्देश फ्रेमों में आप संबंध व्यक्त करोगे बाय गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, तो क्या होंगे, उन दोनों ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फिजिक्स के जो लॉस हैं, फंडामेंटल लॉस, वो क्या होंगे, वो इनवेरिएंट होंगे और निश्चर होंगे। ओके, क्लियर है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है कि ये जो भौतिकी के जो मूल नियम है वो सभी जड़त्वीय निर्देश फ्रेमों में एक समान होते हैं। ओके, और हम लोग 2 जड़त्वीय निर्देश फ्रेमों में जो संबंध व्यक्त करते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से करते हैं, यानी कि
फिजिक्स के जो भी फंडामेंटल लॉज होंगे, फंडामेंटल लॉज में क्या क्या आ जाएगा, लॉस ऑफ मोशन आ जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आ जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आ जाएगा। ये सब फंडामेंटल रूल्स हैं, फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति का नियम, संवेग संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम। यानी कि ये दो, जो भी आप जड़त्वीय फ्रेम लोगे, आप दो क्या लोगे, इनर्शिया फ्रेम लोगे, और अगर आप उसको गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से व्यक्त कर रहे हो तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में ये क्या होंगे, ये इनवेरिएंट होंगे। यानी कि ये इस फ्रेम के लिए और इस फ्रेम के लिए अलग अलग नहीं होंगे। इसको मैं अभी यहाँ प्रूव करने वाला हूँ, अभी हम लोग सिद्ध करेंगे, हम लोग यहाँ पे अभी सिद्ध करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसको हम लोग देखेंगे कि वो सही में इनवेरिएंट है कि नहीं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में वो इनवेरिएंट है कि नहीं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में वो इनवेरिएंट है कि नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो पहले हम लोग मोमेंटम को ले लेते हैं। उसके लिए मैं दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लेता हूँ, वही वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये भी है, वही सेम है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये एक्स डैश, एक्स तो इधर होगा कहीं, एक्स वाई और ये जेड, ये तो जेड है। और ये रहा मेरा सेकेंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वाई डैश, ये हो जाएगा जेड डैश, बाकी तो कुछ है नहीं, अब मान लो मेरे को लगाना है संवेग संरक्षण का नियम। एक ऑब्जर्वर यहाँ पे है, एक ऑब्जर्वर यहाँ पे है। हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास, अच्छा पहले हम लोग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के इक्वेशन देख लें, क्या मानने वाले हैं। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के इक्वेशन क्या है, एक्स डैश होता है एक्स माइनस वी टी, सही है, एक्स डैश वाई डैश बराबर ही होता है वाई के, जेड डैश बराबर ही होगा जेड के, टी डैश बराबर ही होगा टी के, और ए डैश बराबर ही होगा ए के। यही तो है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का इक्वेशन। एक और बच गया, कौन सा, जो वेग होगा वी डैश वो वी माइनस वी होगा। अब ये सब टी इंटू वी लिख दिए, तीनों अलग अलग वी है। अगर आपने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है तो आपको पता होगा कि वी डैश क्या है, वी क्या है और ये स्मॉल वी क्या है, तो मैं आपको बता दूं। चलिए मेरे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक एस है और एक एस डैश है, और ये जो फ्रेम एस डैश है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम, वो वी वेग से, एक समान वेग वी से, स्मॉल वी से, एक समान वेग वी से इस वाले फ्रेम के सापेक्ष आगे बढ़ रहा है, एक समान गति कर रहा है। द फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश, द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी विद रिस्पेक्ट टू एस, इसके रिस्पेक्ट में एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी से आगे बढ़ रहा है। ठीक है जी, बढ़ने दीजिए उसको आगे। तो ये वी जो है इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का वेलोसिटी है, और जो वी है दिस इज द वेलोसिटी, वी जो कैपिटल वी होगा, दैट विल बी द वेलोसिटी ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर ओ। यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है, यहाँ पे जो प्रेक्षक है, इसको जो वेग का अनुभव होगा, जो भी कर्ण हम लोग देखेंगे उसके वेग का अनुभव जो होगा इसको वी होगा, और इसको जो लगेगा वो वी डैश होगा। इट मीन्स दिस इज द ऑब्जर्व्ड वेलोसिटी फ्रॉम ओ, दिस इज द ऑब्जर्व्ड वेलोसिटी फ्रॉम ओ डैश। क्लियर है ये। और वी तो पता ही है कि एच डैश का वेलोसिटी है, जो सेकेंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसका वेलोसिटी है, उसका वेग है। चलिए ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखते हैं, लगा देते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देते हैं। तो मान लिया मेरे पास दो कण हैं, एक है m1 द्रव्यमान का, एक है m2 द्रव्यमान का। दो कण है मेरे पास, दो पार्टिकल है, m1 है m2 है। मान लिया इसका प्रारंभिक वेग u1 है, इसका प्रारंभिक वेग u2 है। अब दोनों के मध्य संघर्ष होगा, संघर्ष मीन्स कॉलिजन होगा, एंड आफ्टर कॉलिजन इसका वेलोसिटी v1 हो जाएगा, इसका वेलोसिटी v2 हो जाएगा। सही है। m1 m2 द्रव्यमान है, द मासेस ऑफ द पार्टिकल्स, u1 u2 इनिशियल वेलोसिटी है, v1 v2 फाइनल वेलोसिटी है, मींस आफ्टर कॉलिजन है, बिफोर कॉलिजन आफ्टर कॉलिजन। तो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। संघट्ट से पूर्व का जो संवेग होगा संघट्ट के बाद के संवेग के बराबर होगा। यही तो है संवेग संरक्षण का नियम। पहले का संवेग कितना है, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। यही तो है नियम। अरे यही तो नियम है। और ये नियम अभी मैंने लगाया किसके लिए, पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए।
पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए लगाया है मैंने, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस के लिए पहले निर्देश फ्रेम के लिए लगाया है m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब मैं क्या करूंगा, क्या मैं देखूंगा कि क्या ये इक्वेशन सेकेंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए भी सेम है क्या वहां भी ये मान्य है क्या वहां भी ऐसे ही ये लागू होता है क्या? यही तो इनवेरिएंट होगा। अगर सेम आया तो ठीक है, नहीं आया तो भी नहीं होगा। लेकिन पहले ही बोल चुके हैं कि फिजिक्स के जो फंडामेंटल लॉस हैं वो दो इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए क्या है, इनवेरिएंट है। तो देखते हैं जी। तो यहाँ पे मैं u1 को देखो v डैश इक्वल टू v माइनस v, तो मेरे को क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, v को लिख सकते हैं v डैश प्लस v लिख सकते हैं यार, v इक्वल टू v डैश प्लस v, यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं m1 u1 को क्या लिखेंगे, उसके टर्म में ले जाना है, इस u1 को उस वाले के टर्म में ले जाना है, तो उसका वेलोसिटी वहाँ पे डैश होगा प्लस v, तो उसका वेलोसिटी है ही है। समझ रहे हैं आप, u1 इज द वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल, जो कि उसको यहाँ जो ऑब्जर्व किया गया तो इतना है, और उसी पार्टिकल को मान लो यहाँ का ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है, तो लेट उसका वेलोसिटी उसको इतना लग रहा है, डैश लग रहा है, लेकिन इसका वेलोसिटी तो उतना ही है दोस्त, उसका वेलोसिटी तो उतना ही है, प्लस m2 u2 डैश प्लस v इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस v प्लस m2 और ये हो जाएगा v2 m2 v2 डैश प्लस v, ये हो जाएगा। ये फॉर्म है किसके लिए, इस वाले फॉर्म के लिए, मीन्स दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉर द सेकेंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और जब इसको आप सॉल्व करोगे, जब या प्लस माइनस गुणा भाग तो नहीं होगा, प्लस माइनस ही होगा, जब प्लस माइनस आप इसको कर लोगे तब देखिए आपको क्या मिलेगा। मैं फाइनल लिख रहा हूँ, फाइनल आपको मिलेगा सॉल्व करने के बाद, टाइम वेस्ट नहीं करता मैं। ये m1 u1 प्लस m2 u2 ये डैश डैश है इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। और इससे आपको क्या पता चलेगा कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ, सॉरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पे है, वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ भी मान्य है। यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा। क्लियर है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे इनर्शियल है ना, यहाँ पे इनर्शियल की बात कह रहा हूँ मैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के इनवेरिएंट है। क्लियर है ये, तो ये तो पहला चीज क्लियर हो गया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज इनवेरिएंट। ओके, अब हम लोग एनर्जी को भी देख लेते हैं, क्या एनर्जी इनवेरिएंट होता है, क्या एनर्जी इनवेरिएंट है कि नहीं है, देख लेते हैं जरा। तो एनर्जी कितना होगा जी, क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू एनर्जी आफ्टर कॉलिजन। जो ऊर्जा है, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या बोलता है कि संघट के पूर्व की ऊर्जा बराबर संघट के बाद की ऊर्जा। तो पूर्व की ऊर्जा कितनी हो जाएगी, पूर्व की ऊर्जा कितनी हो जाएगी 1/2 m1 u1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 का स्क्वायर। ठीक है, ये है एनर्जी बिफोर कॉलिजन, एनर्जी आफ्टर कॉलिजन, संघट के पूर्व की ऊर्जा, संघट के बाद की ऊर्जा। लेकिन ये कब के लिए है, जब आप यहाँ बैठ के देख रहे हो, यहाँ का दर्शक देखेगा तो उसको ऐसा लगेगा, यहाँ का जो ऑब्जर्वर है, यहाँ का जो प्रेक्षक है, उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए आप चेंज करोगे 1/2 m1 u1 को क्या लिखोगे u1 डैश प्लस v का होल स्क्वायर लिखोगे, ये तो लिखोगे, प्लस 1/2 m2 u2 डैश का इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m1 v1 डैश प्लस v का होल स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 डैश प्लस v का होल स्क्वायर। और जब इसको सॉल्व कर लोगे ना यार, पूरा जब सॉल्व कर लोगे प्लस माइनस करके, पूरा इधर उधर पचानता छटानता ट्रांसफर करके, तो आपको आंसर मिलेगा 1/2 m1 u1 डैश का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2
m1 v1 डैश का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 डैश का स्क्वायर। तो ये भी तो है, ये भी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ये भी तो उस वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए एनर्जी है बिफोर कॉलिजन, ये एनर्जी आफ्टर कॉलिजन। सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा। यानी कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से प्रभावित नहीं होती। इसके लिए भी वही है, इसके लिए भी वही है। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? जी हाँ, बिल्कुल। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ लिया तो पढ़ लिया। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट को लेके। माइकलसन मोर्ले का प्रयोग जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मीन्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी उसने विज्ञान में जो एक क्रांतिकारी दिशा दिखाई दी वो तो अलग ही लेवल का है। तो हम लोग चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में माइकलसन मोर्ले के प्रयोग के साथ। चलिए तब तक के लिए अलविदा।